बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप सब ने बुर्किना फासो का नाम सुना है, लेकिन बुर्किना फासो से ज़्यादा इब्राहिम ट्रावरे का नाम सुना है। आज मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर हमारा बुर्किना फासो कैसे बना और बुर्किना फासो में इब्राहिम ट्रावरे जैसा बहादुर हुक्मरान कैसे आया। आज की वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है जो ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा करेगी बल्कि आपको बताएगी कि कौमें कैसे बनती हैं, इत्तेहाद कैसे बनता है, कौमें ज़वाल पजीर कैसे होती हैं। हमारी कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 900 साल पहले, जब ये आज का बुर्किना फासो, माली, नाइजर और बेनिन, ये सारे इलाकों को मिला के यहाँ पे एक कबायली निज़ाम हुआ करता था। मूसी कबाइल यहाँ पे आके रहाइश पजीर थे और ये उस वक्त की बात है जब कोई पासपोर्ट नहीं हुआ करता था, जब किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए CNAC या आधार कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग अपना सामान उठाते, अपने कबीलों को इकट्ठा करते, अपना असलहा साथ लेते, अपने मवेशी साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते थे। बिल्कुल इसी तरह से मूसी कबाइल चलते चलते जनूबी अफ्रीका के यहाँ इस इलाके में आके आबाद हुए, जहाँ पे आज का बुर्किना फासो है, घाना है, नाइजर है और इसी तरह के ये सारे इलाके हैं। यहाँ पे आबादकारी के बाद वो तिजारत करने लगे, वो ज़राअत करने लगे और इसी तरह से अपने अपने बच्चों का पेट पालने लगे। लोग मेहनती थे, जंगजू थे और उन्होंने अपने कबाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने कबाइल को बढ़ाते बढ़ाते अपनी जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया और इसी तरह से वहाँ पे मूसी सल्तनत वजूद में आई और हर सल्तनत को एक नाम दिया गया। उसमें सबसे पहली जो सल्तनत थी उसका नाम था वागादोगो सल्तनत, जो कि आज बुर्किना फासो का दारुल हुकूमत है। उसके बारे में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये सबसे मजबूत सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह सबसे मजबूत बादशाह समझा जाता था और इस सल्तनत के बादशाह को मोर नाबा कहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये बादशाह सिर्फ बादशाह नहीं होता था, ये मजहबी पेशवा भी होता था। ये सियासत के फैसले करता था, ये जंगों के फैसले करता था, ये मजहब के भी फैसले किया करता था और ये बेपनाह ताकत का मालिक होता था। वागादोगो के बाद आती है यातिंगा सल्तनत। यातिंगा सल्तनत भी आपके मूसी कबाइल की थी, लेकिन ये वागादोगो की सल्तनत से बाहर थी। इनका अपना राज था, अपने असूल थे, अपने कवानीन थे और ये अपने तरीके से जिंदगी जी रहे थे। तीसरे नंबर पे आती है टेनिकोडो सल्तनत। ये मूसी कबाइल की सबसे पुरानी सल्तनत थी। इसमें इनकी रवायात, इनके रवाज, इनकी सकाफत सबसे पुरानी समझी जाती थी और ये सबसे पुराने तरीके से जिंदगी गुजारने को बड़ी अहमियत दिया करते थे। और दोस्तों, इन सारे सल्तनत में, सारे कबाइल में एक बात बड़ी मुश्तरक थी, ये बहुत ज़्यादा जंगजू हुआ करते थे, ये बहादुर हुआ करते थे और ये अपने दम पे ज़िंदगी गुजारने को बहुत प्रायोरिटी दिया करते थे। इसीलिए ये अपने ज़राअत में बहुत फसलें उगाते, उनको बेचते और उनसे गुजारा करते। और इनका सबसे बड़ा जो काम होता था वो फौज के घोड़ों की तैयारी हुआ करती थी, जो कि इनके रोजगार में और इनकी मईशत में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया करता था। फिर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है कि जहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे कबाइल और छोटी सल्तनतें होती हैं, वहाँ पे बाकी कबाइल भी ये कोशिश करते हैं कि हम इनके ऊपर कब्जा कर लें। और ऐसे में माली सल्तनत और शोंगाई सल्तनत ने इनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये मुनज़्ज़म थे, बहादुर थे। इन्होंने उनका डट कर मुकाबला किया और उनको शिकस्त दे दी और आहिस्ता आहिस्ता अपने दुश्मनों को दूर कर दिया और अपनी ज़मीन को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ पे दोस्तों बहादुरी होती है, वहाँ पे अना भी सर उठाती है। जहाँ मूसी सल्तनत दुश्मनों से लड़ा करती थी, यहीं पे मूसी सल्तनत ने अपने आप से भी लड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वागादोगो इनकी सबसे बड़ी सल्तनत समझी जाती थी। कभी एक दूसरे से लड़ते लड़ते आपस में इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेते और साथ ही साथ इस्लाम भी तेजी से फैल रहा था। दोस्तों, तो ये उन दिनों की बात है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबी जंगें लड़ रहा था और अगर देखा जाए तो साथ हलाकू खान भी अपनी फौज को लेकर मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहा था। पूरी दुनिया इस तरह जंगों का शिकार थी और यहीं पे इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। इस्लाम ने यहाँ पे जंगे गाड़े, मसाजिद बनी, लोगों तक तबलीग पहुंची और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तबलीग से मुसलमान होना शुरू हो गए। और दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है फ्रांस की। आपको पता है कि फ्रांस ने अपना नौ आबादियाती निज़ाम बनाया
उधर से अमेरिका दरियाफ्त हो चुका था, वहाँ पे इंसानों की सख्त कमी थी और फिर यहीं से इंसानों की तजारत स्टार्ट होती है। दोस्तों, ये सारे ममालिक आते हैं जनूबी अफ्रीका में, यहीं से गुलामों को पकड़ते हैं और आगे जाके बेचना शुरू कर देते हैं। ये गुलाम फ्रांस की मंडियों में बेचे जाते हैं, यूरोप की मंडियों में बेचे जाते हैं और अमेरिका की मंडियों में बेचे जाते हैं। और फिर जुल्म तो यहाँ तक हुआ कि ये जो सल्तनत है कभी अपने कबाइल की मुहाफ़िज़ समझी जाती थी, इन्होंने भी गुरबा को पकड़ के, कमज़ोरों को पकड़ के बेचना शुरू कर दिया और वहीं से माल बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, 18वीं सदी तक फ्रांस ने अलजायर, सेनेगाल के ऊपर कब्जा कर लिया और ये कब्जा बढ़ता बढ़ता बर्किना फासो की सरहदों तक भी आ पहुंचा। 1896 के आने तक फ्रांस की फौज ने मूसी कबाइल के सबसे ताकतवर और सबसे आखिरी बादशाह को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर कब्जा करके उनको अपने नौबादियाती निज़ाम में शामिल कर लिया और यूं उसका नाम अपर वोल्टा रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इन सारे कबाइल की सारी सरजमीन को इकट्ठा करके एक ही नाम दिया गया जिसको दुनिया अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि दुनिया में होता है, बादशाह को शिकस्त देकर एक अपनी मर्जी का अलामती बादशाह बनाया जाता है। जैसा कि इराक में इस वक्त असल में अमेरिका की हुक्मरानी है, वहाँ पे एक अलामती बादशाह भी है जिसको वज़ीर आज़म का नाम दिया गया है। असल में सारा कंट्रोल पीछे से होता है। बिल्कुल इसी तरह से मूसी कबाइल के बादशाह को शिकस्त देकर एक अलामती बादशाह बनाया गया जिसमें असल ताकत फ्रांस के गवर्नर के पास ही हुआ करती थी। और फिर यहीं से सोना, यहीं से जवाहरात, यहीं से मादनियात, यहीं से गुलाम, यहीं से सब कुछ छीन छान कर यूरोप से बेचना शुरू कर दिया। जहाँ पे लोग सर उठाते उनको कुचल दिया जाता। इतने ज़्यादा टैक्स लगाए जाते, इतने ज़्यादा टैक्स लगाए जाते कि लोग टैक्स दे देकर इस तरह से ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए कि उनके पास खाने के पैसे नहीं रहे थे। और फिर दोस्तों, नौजवानों की ताकत को ख़त्म करने के लिए वहाँ से सारे नौजवानों को इकट्ठा किया, फ्रांस की फौज में भर्ती किया और वर्ल्ड वार 1 में लड़ने के लिए भेज दिया गया। और इस तरह से एक तीर से दो शिकार किए गए। मतलब एक तो वहाँ से नौजवान इकट्ठे कर लिए ताकि हमारे खिलाफ मज़ाहमत न कर सकें, और दूसरा अपनी फौज में भर्ती करके दुश्मनों के खिलाफ लड़ के अपने टारगेट्स को पूरा किया, अपने मकासद हासिल किए, और वो भी गुलाम कौमों से। अपने सिपाही, अपनी फौज एक साइड पे रख के सारा कुछ गुलामों के हाथों से करवाया गया। और दोस्तों, जब जंगों में इनके नौजवान शहीद हुए तो यहीं से बगावत ने जन्म लिया। ये बगावत इतनी बढ़ती है कि फ्रांस को ये अपर वोल्टा को तोड़ना पड़ता है। इस अपर वोल्टा को तोड़ के कुछ और इलाके बनाए जाते हैं। माली, आइवरी कोस्ट, बेनिन और नाइजीर शामिल हैं। दोस्तों, इन रियासतों को अलग करने के बावजूद यहीं से आज़ादी की तहरीकें खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने और जोर पकड़ लिया। खास तौर पर उनमें गुस्सा इस बात का था कि हमारे नौजवान बाद में दूसरे इलाकों पर भेजे जाते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, और ऐसा दुश्मन जिससे हमारा कोई वास्ता भी नहीं है। और दोस्तों, फ्रांस ने सब कुछ देखते हुए इसको दोबारा से इकट्ठा किया और मोरिस यमीगो नामी शख्स को इसका वजीर आजम बना दिया। और दोस्तों, यही मोरिस यमीगो बर्किना फासो की आज़ादी का सबब बने और बर्किना फासो के पहले सदर मुंतखब हुए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने मुंतखब होने के बावजूद फिर से वही टैक्स लागू कर दिए, फिर से वही जुल्म का बाजार गर्म कर दिया और सिर्फ अपने मफाद को सामने रखा। और फिर यहीं से फौज इक्तदार पे कब्जा कर लेती है। और ये फौज के इक्तदार पे कब्जा करने का सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो आवाम के लिए सोचता, जो मुल्क के लिए सोचता। इनमें अक्सर ऐसे थे जो कि वहाँ पे आज़ादी के बावजूद फ्रांस के गुलाम थे। फ्रांस उनके बच्चों को अलग स्कूल में भेज देता, उनको अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल देता, लग्जरी उनको मिलती, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी सहूलियात, लेकिन बाकी अवाम भूख और अफलास का शिकार हुआ करती थी। और दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहा 1983 तक। ऐसे में एंट्री होती है कैप्टन थॉमस सांकारा। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले होते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं और अवाम को बताते हैं कि आज़ादी क्या होती है, अवाम को बताते हैं कि मईशत क्या होती है। और यहीं पे अवाम उनके साथ खड़ी होती है, उनको सपोर्ट करती है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाती है, और यहीं से बर्किना फासो की आज़ादी का एक बेहतरीन सफ़र होता है, तरक्की का सफ़र शुरू होता है। लेकिन यहीं पे थॉमस सांकारा का दोस्त उन्हीं को कत्ल करवा देता है और बाद में इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर लेता है।
दोस्तों वो कत्ल नहीं करता, बल्कि वो बैरूनी ताकतों का कलाकार होता है। बैरूनी ताकतें उसको अपनी मर्जी से संभालती हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करवाती हैं, और एक बार फिर बर्किना फासो जुल्म की लपेट में आ जाता है, जबर की लपेट में आ जाते हैं, और फिर से वहां पे भूख अफलास जन्म लेती है। लेकिन दोस्तों चूंकि अवाम को शऊर आ चुका था और अवाम उसके खिलाफ निकलते हैं, और यूं 31 अक्टूबर 2014 को ये कौम पावरे इक़्तिदार को छोड़कर दूर से मुल्क फरार हो जाता है, और वहीं पे बर्किना फासो के एक नए सदर को मुंतखब किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो नए सदर मुंतखब होते हैं ये भी कुछ नहीं करते, इक़्तिदार के ऊपर इनकी ताकत कमजोर होती है, बैरूनी ताकतें कब्जा करना शुरू कर देती हैं, अपनी मर्जी से सब लोगों को इस्तेमाल करती हैं, और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और फिर यहीं पे एंट्री होती है कैप्टन इब्राहिम त्रावरे की, जो कि 30 सितंबर 2022 को इक़्तिदार संभालते हैं, और इक़्तिदार संभाल के अबूरी सदर का हलफ उठाते हैं और इलेक्शन को 2029 के लिए मुलतवी कर देते हैं। और दोस्तों इब्राहिम त्रावरे मुल्क के वो सदर बनते हैं जो कि अवाम की सही मानों में उम्मीद के तर्जमान होते हैं। ये 34 साल नौजवान देखने में बिल्कुल यंग लगता है, गरीब घर में पैदा हुआ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, और फिर वहीं से तालीम हासिल करते करते फौज में भर्ती हो गया। कहा जाता है कि कॉलेज के दौर में इसके दोस्त के साथ बदयांती की गई, उसको नंबर कम दिए गए, और फिर यहीं पे इब्राहिम त्रावरे ने एहतजाज किया, कॉलेज को ब्लॉक कर दिया, और जब तक इसके दोस्त को उसका हक नहीं मिला कॉलेज को नहीं खोला गया। यहीं पे उसने कहा कि हर एक को बराबर का हक मिलना चाहिए, जिसका जितना हक बनता है उतना उसको देना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूं कि इब्राहिम त्रावरे न सिर्फ नौजवान था बल्कि वो बहादुर भी था। कहती हैं कि जब फौज में था एक बार जा रहा था कि दुश्मन ने हमला कर दिया। इब्राहिम त्रावरे के साथियों की तादाद बहुत कम थी, जबकि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसके साथियों का मानना यह है कि इब्राहिम त्रावरे आगे बढ़ा, और उसने आगे बढ़ने के बाद हमला कर दिया, और यहीं पे हम में भी जोश आ गया, हम भी बहादुर हो गए, और हमने भी पलट कर दुश्मन के ऊपर हमला किया, और यूं अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मार भगाया। इस तरह से दोस्तों कहा जाता है कि यहीं पे इसने कहा कि हम अपने मुल्क को आज़ादी देंगे, अवाम के लिए, मईशत के लिए, और फिर इसने बगावत करके इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर लिया। कहने को तो दोस्तों ये डिक्टेटरशिप है, लेकिन इस डिक्टेटरशिप ने ही अवाम की सोच को बदल दिया। आज पूरी दुनिया में बर्किना फासो का नाम जगमगा रहा है। लोग इब्राहिम त्रावरे पे फख्र कर रहे हैं। फख्र क्यों ना करें, क्योंकि इब्राहिम त्रावरे ना तो ख़ास किस्म का खाना खाता है, ना ख़ास किस्म का लिबास पहनता है, और ना ही किसी बड़े मकान में रहता है। लोग इसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बारे में कहा यह जाता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह इसको बुलाए, ये उसको जूते की नोक पे नहीं लेता। ये कहता है कि मेरे लिए सबसे बढ़कर बर्किना फासो है। दोस्तों इसने यूरोप में एक तकरीर की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इसने कहा था कि मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क को सिर्फ और सिर्फ मदद दी जाती है, लेकिन मेरे मुल्क को जिस तरह से लूटा जाता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज यहाँ से लोग हीरे निकाल के ले जाते हैं, कोबाल्ट निकाल के ले जाते हैं, प्लाटिनियम निकाल के ले जाते हैं, और वहीं से यूरोप के मोबाइल बनते हैं, यूरोप के कंप्यूटर बनते हैं। इनकी सड़कें हमारी मादनियात की वजह से जगमगा रही हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? कुछ बिलियन डॉलर की इमदाद। और हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें बताया जाए कि यहाँ से 200 बिलियन डॉलर का कोबाल्ट निकाला जाता है, और बदले में हमें क्या मिलता है? 500 मिलियन, जो कि 0.02% के बराबर है। यहीं पे लोग हमारी सड़कें इस्तेमाल करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे लोगों से काम लिया जाता है, हमारा खजाना लूट कर अपनी सड़कें जगमगाते हैं, इनके महल जगमगाते हैं, इनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मेरा मुल्क गुर्बत में डूबा हुआ है, मेरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, मेरा मुल्क जहालत में डूबा हुआ है। दोस्तों फिर इसने अहद किया कि हमें मिलकर काम करना है, और इसने किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए, इसने सड़कें बनाना शुरू कर दी, और सबसे बड़ी बात आवाम इसके साथ है। कहा यह जाता है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसने कहा नहीं, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं मिलूंगा जो बर्किना फासो के साथ मोहब्बत नहीं करता। और दूसरी तरफ जब रूस ने इसको दावत दी तो इसने हाँ कह दिया, और रूस ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने जहाज़ भेजे, बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे जहाज़ भेजे। और यूँ इब्राहिम त्रावरे पुतिन के साथ मिला, और पूरी दुनिया ने देखा कि 37 साल नौजवान व्लादिमीर पुतिन के साथ किस तरह से मिल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस और एक एतमाद जो पूरी कौम ने इसको दिया था, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया।
और दोस्तों कहा यह जाता है कि ये हर वक्त अपने फौजी लिबास में रहता है, हर वक्त बूट पहने हुए रहता है, हर वक्त असलहा अपने पास रखता है। ये कहता है कि मैं अपनी कौम को बता देना चाहता हूँ कि हम इस वक्त भी हालत जंग में हैं। जब तक मेरे मुल्क से गुर्बत ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक मेरा मुल्क जहालत से नहीं निकल जाता, हम ये अपनी जंग जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बर्किना फासो में सिर्फ 60% मुसलमान हैं, 20% ईसाई हैं और 20% बाकी वहाँ पे सारे मज़ाहबाद हैं। और आपको बताता चलूँ, बर्किना फासो का टोटल एरिया 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यूँ समझ लीजिए कि अगर 3 बर्किना फासो हों तो 1 पाकिस्तान बनता है, और इतने बड़े रकबे पे आबादी सिर्फ 2.25 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, इतनी कम आबादी के साथ डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल बात है, और यहीं पे दोस्तों रुपया पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि बर्किना फासो का GDP सिर्फ 18 बिलियन डॉलर है। इब्राहिम ट्रावरे के आने के बाद यही GDP 21 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का GDP तकरीबन 350 बिलियन डॉलर है। इस तरह तो दोस्तों यहाँ पे बर्किना फासो इस वक्त खासी मुश्किलात में है, लेकिन इसका बहादुर लीडर पूरी दुनिया के लिए एक ताकत की अलामत समझा जाता है। दोस्तों ये जहाँ भी जाता है लोग इसका बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों ये जहाँ खड़ा होता है लोग भागकर इसकी तरफ आते हैं। आज बर्किना फासो के दारुल हुकूमत में सड़कें कच्ची हैं, लेकिन लोगों का जहन पक्का है। आज बर्किना फासो के लोग गुलाम बनकर बेचे नहीं जाते। आज बर्किना फासो के ऊपर से जितनी भी यूरोपीय ताकतें थी उनका कब्जा खत्म हो चुका है। इसने फ्रांस को मार भगाया है, उनके सफीर को निकाल दिया है, उनकी अफवाज के खिलाफ लड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी नहीं है, ये हमें मजीद गुलाम बनाया जा रहा है। इब्राहिम ट्रावरे अपनी तकरीर में कहता है कि आपने हमें आज़ादी तो दी 1960 में, लेकिन उसके बाद फिर हमें गुलाम बनाए रखा। आपने अपनी मर्जी के लोग यहाँ पे मुसल्लत किए, उनको उनकी मर्जी की चीज़ें दी और बाद में आप हमें लूटते रहे। आपने हमारे ख़जाने लूटे हैं, आपने हमारा सोना लूटा है, आपने हमारे हीरे जवाहरात लूटे हैं, आपने यहाँ से यूरेनियम लिया है, आपने प्लाटिनियम लिया है। यहाँ पे सब कुछ हमारा है और जो कुछ भी है हम अपनी कौम के ऊपर खर्च करेंगे। और दोस्तों वो खर्च भी कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब इब्राहिम ट्रावरे की लीडरशिप में बर्किना फासो मुस्लिम दुनिया का एक कामयाब मुल्क बन के उभरेगा। और यहीं पे दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इब्राहिम ट्रावरे को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, ताकि वो इसी तरह से मेहनत करके अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बना सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।